हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल विजन बेस्ड अप्रोच। इसके पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने वन शॉर्ट वीडियो लेक्चर के अंतर्गत फोर्थ चैप्टर वर्क एनर्जी पावर मशीन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्लेन सरफेसेज डिस्कस किए थे। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग रिकैपिचुलेशन करने वाले हैं बाकी जो चैप्टर्स हैं, जैसे कि आपका लेंस है, स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रिसिटी है, रेडियो एक्टिविटी है और आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल सरफेस। देखिए, स्फेरिकल जो सरफेस है इसके अंतर्गत आपका लेंस आएगा। मतलब जो भी हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वह लेंस से रिलेटेड है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, डिफिनीशन देख लेंगे। डिफिनीशन, लेंस का डिफिनीशन। फिर आप क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ लेंस देख लेंगे। टाइप्स ऑफ लेंस ये देख लेंगे। फिर आप क्या देखेंगे, आप देख लेंगे सम टेक्निकल टर्म्स, some technical terms related to spherical lens। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं इसमें लेंस एज अ combination of slab and prism। तो देखिए, लेंस मतलब क्या, चाहे वो कॉनकेव लेंस हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लास स्लैब एंड प्रिज्म के रूप में वो देख लेंगे। इस तरीके से जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है वह कन्वर्जिंग एक्सिस शो करता है और जो कॉनकेव लेंस है वह डाइवर्जिंग एक्सिस शो करता है। उसके बाद आप नेक्स्ट जो है फोकाई की बात कर सकते हैं। फोकाई कर लीजिए, फोसाई कर लीजिए, बात एक ही है। इसमें देखिए आपका आता है फर्स्ट फोकल पॉइंट और सेकंड फोकल पॉइंट, और ये भी कॉनकेव के लिए भी और कॉन्वेक्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर आप देख सकते हैं डिफरेंस किसके बीच में, डिफरेंस बिटवीन कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस। इसमें फर्क क्या है दोनों में। उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें इमेज फॉर्मेशन की बात कर सकते हैं। इमेज फॉर्मेशन। लेकिन बच्चों एक टॉपिक और भी आप देख सकते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस। वे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसपे किसी लेंस का फोकल लेंथ डिपेंड करता है, ये जरूर ध्यान से देख लीजिएगा। चाहे बच्चों कोई भी बुक हो, सभी बुक अच्छे होते हैं। आप अपने टीचर्स जो कि क्लास में आपके पढ़ाए होते हैं, क्लास में या कहीं और भी आपके माता पिता गुरु बंधु कोई भी आपको पढ़ाए हुए हैं, अंकल आंटी कोई भी, तो वो नोट्स भी साथ में आप पढ़ेंगे। मतलब पढ़ना ही पढ़ना है, पढ़ेंगे नहीं, पढ़ना ही पढ़ना है, और बुक तो साथ में पढ़ना ही पढ़ना है। इमेज फॉर्मेशन में आप देखेंगे प्रिंसिपल रेज, या इसे हम लोग कंस्ट्रक्शन रेज भी बोलते हैं। कंस्ट्रक्शन रेज, या हम लोग कन्वीनियंट रेज भी बोलते हैं। कन्वीनियंट रेज क्या करने के लिए, इमेज फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, इसमें 4 टाइप का होता है, देख सकते हैं। और इमेज फॉर्मेशन के लिए देखिए कोई भी 2 रे सफिशिएंट होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन सी रे किस कंडीशन में कहां से पास करेगी। मतलब अगर कोई ऐसी रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहां से पास करेगी, ऑप्टिकल सेंटर जा रही है तो कहां से पास करेगी, ये नॉलेज होना चाहिए बच्चों को। तो और अगर मान लीजिए F1 से पास कर रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगी, ये सब पता होना चाहिए। डायरेक्शन पता होना चाहिए आफ्टर रिफ्रैक्शन।
ये आप देख लेंगे। फिर इसके बाद इसमें आता है इमेज फॉर्मेशन। तो अलग अलग सिचुएशन के लिए, मतलब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1 है तो कहाँ होगा, एट 2f1 है तो कहाँ इमेज बनेगा। इसी टाइप से मतलब अलग अलग पोजीशन के लिए बिटवीन f1 एंड 2f1 है तो कहाँ इमेज बनेगा, f1 पे अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगा, बिटवीन o और f1 के बीच में है तो इमेज कहाँ बनेगा। और ये जो इमेज फॉर्मेशन है बच्चों, कॉन्वेक्स के लिए भी देखना है और कॉन्केव के लिए देखना है अच्छे से। एक दो डायग्राम आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट आएगा डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन, हाँ यहाँ तो डिफरेंस आ ही गया है तो फिर उसकी जरूरत नहीं है। तो हम नेक्स्ट जो बात करते हैं बच्चों, हम बात करेंगे साइन कन्वेंशन का। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन ध्यान से देखिएगा। ये देखिए साइन कन्वेंशन क्यों जरूरी है, तो साइन कन्वेंशन इसलिए जरूरी है कि जब आप लाइट का न्यूमेरिकल करेंगे, चाहे लेंस का करना हो या मिरर का करना हो, साइन कन्वेंशन कंसेप्ट हमारे पास अच्छे से होना चाहिए। अब बिना साइन कन्वेंशन के आप न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे, बिल्कुल वैसे ही होगा, अंधेरे में तीर मारने जैसा होगा। लेकिन अगर आप साइन कन्वेंशन समझेंगे और उसको अप्लाई करेंगे तो कोई भी न्यूमेरिकल्स आपका गलत नहीं होगा। फिर उसके बाद लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला केवल जानना है आपको, उसके डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, आप अपनी जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं। फिर हम बात करेंगे मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन। फिर उसके बाद एप्लीकेशन पढ़ लेंगे, एप्लीकेशन ऑफ, एप्लीकेशन लेंस का। फिर आप पढ़ सकते हैं नेक्स्ट कि किस तरीके से हम फर्क करेंगे, किसमें, कॉन्वेक्स लेंस में और कॉन्केव लेंस में। एक होता है टच करके और दूसरा होता है विदाउट टचिंग। विदाउट टचिंग मतलब ये हुआ कि आपको इमेज देख करके पता करना है। टचिंग में आप क्या करेंगे, उसको टच करेंगे, देखेंगे कहाँ मोटा है कहाँ पतला है। जैसे मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस बीच में थिकर होता है, किनारे किनारे थिनर होता है। लेकिन अगर वही कॉन्केव लेंस होगा तो बीच में थिनर होगा, किनारे किनारे थिकर होगा। तो इस तरीके से आप जो है रिफ्लेक्शन लाइट थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस में ये सब टॉपिक पढ़ना नहीं भूलेंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा, कंसेप्ट के साथ पढ़िएगा। क्योंकि बच्चों अगर कंसेप्ट के साथ नहीं पढ़ेंगे तो आपका बेस स्ट्रांग जब तक नहीं रहेगा तो आपको प्रॉब्लम होगी एमसीक्यू में भी, गिव रीजन में भी और बेसिकली न्यूमेरिकल्स में भी। तो आप अच्छे से कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे इस चैप्टर को। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें हम लोग को क्या क्या ध्यान से रिकैप्चुलेट करना चाहिए। तो हमारे पास जो चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इससे पहले आप ये पढ़ेंगे कि स्पेक्ट्रम क्या है, स्पेक्ट्रम क्या है ये पढ़ेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि whenever a ray of light passing through a prism, then it splits into all 7 colors. तो band of 7 colors obtained on screen is called a spectrum. तो स्पेक्ट्रम जहां पे होगा तो उसके पहले क्या होगा, डिस्पर्सन ऑफ लाइट होगा। मतलब लाइट जो होगा, जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर्स में स्प्लिट होती है। और स्प्लिटिंग जो 7 कलर्स होता है, जब उन्हीं सभी 7 कलर्स को किसी स्क्रीन पे अगर हम ऑब्टेन करते हैं तो जो हमको बैंड ऑफ 7 कलर्स मिलती है उसको हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम का कॉज क्या है ये पढ़ लेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, या ये कह लीजिए कि इंटायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इसमें देखिए क्या आएगा, GX UV IMR। इसको मैं फिर से यहां लिख देता हूं, GX UV IMR। GX, G फॉर गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल स्पेक्ट्रम, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। अगर आप इस क्रम में याद रखते हैं तो 2 नंबर का सवाल कभी कभी आता है। क्या सवाल आएगा, अगर आप इधर बढ़ेंगे इस तरीके से लेफ्ट टू राइट तो वेवलेंथ बढ़ेगा, लैम्डा बढ़ेगा। अगर आप राइट टू लेफ्ट आते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। बात को समझिएगा। लेकिन ओवरऑल
c बराबर f लैम्डा। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है, जो कि एयर और वैक्यूम में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो इससे ये पता चलेगा कि मान लीजिए कि हमारे पास है गामा रेज है और रेडियो वेव्स है। वेवलेंथ किसकी ज्यादा होगी? तो रेडियो वेव्स की होगी। फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होगी? तो गामा की होगी। तो इसी क्रम में अगर आप याद रखेंगे तो किसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, कम होगा, आप याद रख सकते हैं। और बुक में आप देखेंगे कि रेंज भी दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का, हर एक रेज के लिए, गामा रेज के लिए, एक्स रेज के लिए, हर एक के लिए। फिर अब साथ साथ ये भी आपको पढ़ना है। पढ़ना क्या है बताता हूं। ये आपका इंफ्रारेड रेडिएशंस है, ये आपका अल्ट्रावायलेट। तो ये दोनों के बारे में डेफिनेटली ध्यान से पढ़िएगा। पढ़ना तो है सबके बारे में, लेकिन इनके बारे में ध्यान से पढ़िएगा। इनका सोर्स पढ़िएगा, डिटेक्शन, इन्वेंटर ध्यान से पढ़िएगा, और इनका वेवलेंथ का रेंज, फ्रीक्वेंसी रेंज, ठीक है। यूजेज ही पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। हाँ, एक बात और बच्चों, इन सभी का कॉमन प्रॉपर्टीज भी दिया होगा, इन सभी का कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज दिया होगा जो कि सबके लिए होल्ड करता है। तो फ्रेंड्स हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वह है साउंड चैप्टर। तो देखिए साउंड चैप्टर से क्या करेंगे, इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, इको से क्वेश्चन, इको का प्रोडक्शन, कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ इको, कंडीशन ऑफ हियरिंग एंड इको डिस्टिंक्टली, और इको बेस्ड पे न्यूमेरिकल्स रहेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई सोर्स ऑफ साउंड है और यहाँ पे कोई रिफ्लेक्टर है, ये रिफ्लेक्टर है। तो अगर मान लीजिए सोर्स और रिफ्लेक्टर के बीच में डिस्टेंस अगर d अगर है तो 2d बराबर होता है v × t। d क्या है? डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड रिफ्लेक्टर है। t टाइम टू हियर इको, v द स्पीड ऑफ साउंड। मान लीजिए d निकालना होता है तो v/t/2 कर लेते हैं। अगर मान लीजिए v आपको चाहिए तो 2d/t कर लीजिए। आपको मान लीजिए टाइम निकालना है तो 2d/v कर लीजिए। अब उसके बाद देखिए इसमें अल्ट्रासाउंड के बारे में पढ़ लीजिएगा ध्यान से। अल्ट्रासाउंड और इसका एप्लीकेशंस। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस, जैसे कि फ्री वाइब्रेशंस, इसका एग्जाम्पल्स। उसी टाइप से डैम्प्ड वाइब्रेशंस, उसका एग्जाम्पल। फिर इसके बाद फोर्स्ड वाइब्रेशंस और उसका एग्जाम्पल्स। उसके बाद आपका आएगा रेजोनेंस और उसका एग्जाम्पल। उसके बाद आप पढ़ लेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। एकदम ध्यान से पढ़िएगा, अपनी बुक उठाइए, चाहे कोई बुक हो, आप कंसेप्ट को ध्यान से पढ़ेंगे। और मैं बार बार बोलता हूं बच्चों को, अपने टीचर्स का नोट्स भी ध्यान से पढ़ना है, चाहे वे टीचर आपके अंकल हो, मम्मी पापा हो, कोई भी हो, ट्यूशन वाले टीचर्स हो, स्कूल वाले टीचर हो, कहीं कोचिंग के टीचर्स हो, या आपका खुद का नोट्स हो। तो नोट्स को ही पढ़ना है, क्योंकि देखिए बच्चों नोट्स तुरंत फटाफट बच्चा रिवाइज कर लेता है, क्योंकि जो नोट्स जो होता है मक्खन की तरह काम करता है। टीचर जो मेहनत करता है
वो आपका अपना एक्सपीरियंस उसमें शेयर करता है। तो बुक तो पढ़ना ही पढ़ना है, साथ साथ डोंट फॉरगेट टू गो थ्रू योर्स नोट्स, प्रॉपर नोट्स। तो फ्रेंड्स हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और उसमें हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हम लोग को फटाफट रिकैप्चुलेट करना है। और यह जो रिकैप्चुलेशन होता है बच्चों, आपको संजीवनी की तरह काम करता है। अगर आपको आउट ऑफ 80 लाना है तो आपको बुक तो थ्रूली ध्यान से पढ़ना ही पढ़ना है, ध्यान समझिएगा, और टॉपिक को अच्छे से समझना है। तो फ्रेंड्स लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो फ्रेंड्स हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी देखिए, इसमें जो करंट निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है ये आपको जानना है। फिर आप रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टेंस और उसका फैक्टर, जो डिपेंडेंस जो फैक्टर होता है, मतलब रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, ये चीजें, और साथ ही साथ आप ओम लॉ और उसकी वैलिडिटी। फिर उसके बाद आप पढ़ेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसके बारे में। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम लोग रेजिस्टिविटी बोलते हैं, रेजिस्टिविटी, और उसका फैक्टर्स किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये चीजें। उसके बाद चॉइसेज ऑफ मटेरियल फॉर स्पेसिफिक पर्पजेज, स्पेसिफिक पर्पज के लिए मटेरियल का चॉइस। फिर इसके बाद हम बात करेंगे बच्चों ईएमएफ, सेल का ईएमएफ क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है। तो बच्चों ईएमएफ का सिंबल एप्सिलॉन होता है, टर्मिनल वोल्टेज का कैपिटल V होता है, और ये आपका स्मॉल v होता है। इनमें क्या रिलेशन है, ये रिलेशन होता है, ठीक है। अगर आप किसी सेल से करंट ड्रॉ करते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, एप्सिलॉन मतलब सेल का ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। इस तरीके से सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, स्मॉल आर मतलब क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये जो है ये पढ़ लेंगे ध्यान से। और इसी तरीके से हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, इसमें देखिए आपका आता है सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज होता है, आपका पैरेलल होता है, ये सब चीजें ध्यान से देखेंगे और फटाफट देखेंगे। हाँ एक बात और, लाइट वाले में एक टॉपिक मैं बताना भूल गया, पावर ऑफ ए लेंस, ठीक है, जिसका सिंबल कैपिटल P होता है, 1/F होता है, और F जो है फोकल लेंथ है, जो कि मीटर में होना चाहिए। तो इस तरीके से ये सब चीजें आपको करनी है, ध्यान से करना है, कोई छोड़ना नहीं है, और कंसेप्ट के साथ रिवीजन करना है। तो फ्रेंड अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो फ्रेंड्स अब आप रिकैप्चुलेशन करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसमें देखिए इलेक्ट्रिसिटी भी है और मैग्नेटिज्म भी है। सबसे पहला टॉपिक हंस क्रिश्चियन ओवरस्टड एक्सपेरिमेंट, ये पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़िएगा। फिर आप पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ current carrying
कंडक्टर, ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। और बच्चों जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर की बात करेंगे तो एंट्री हो जाएगा राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल का एंट्री हो जाएगा टू नो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फिर आपको रिवाइज करना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप कहिए या फिर कॉइल कह लीजिए, और तुरंत यहां पे एंट्री हो जाएगा क्लॉक रूल का, क्लॉक रूल। अब बच्चों हमें पता होना चाहिए कि राइट हैंड थंब रूल किस लिए है, क्लॉक रूल किसके लिए है। उसके बाद आप रिवाइज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड, ये सब डिस्कस करेंगे। फिर आपको पढ़ना है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड यूजेज। इलेक्ट्रोमैग्नेट दो तरह का होता है, आई शेप, यू शेप। इसमें वाइंडिंग पे जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट में अगर स्ट्रेंथ बढ़ानी है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ानी है, तो हम कितने तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट ओवर परमानेंट मैग्नेट, ये सब चीज ध्यान से पढ़ना है। फिर एक टॉपिक है बहुत ही बढ़िया, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर placed in a magnetic field, ध्यान से पढ़िएगा। फिर आपका आ जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और यहीं पे आपका आएगा फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ की बात करेंगे हम लोग, मतलब आपको पढ़ना है। फिर आप बात करेंगे लेंज लॉ का, लेंज लॉ, ठीक है, अच्छे से देखिएगा। फिर आपका आ जाएगा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फिर आप बात करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की बात करेंगे। फिर आप बात करेंगे ट्रांसफॉर्मर, उसका टाइप्स, यूजेज, ठीक है, और इस पे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, बात को समझिएगा। तो बच्चों सबसे पहली बात हमें ये पता होना चाहिए कि राइट हैंड थंब रूल क्या है और हम लोग किस केस में इस्तेमाल करते हैं, क्लॉक रूल क्या है और हम लोग किस पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि लेंज लॉ क्या है और हम लोग कब इसका इस्तेमाल करते हैं। हमें ये पता होना चाहिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या है और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है, और दोनों में डिफरेंस क्या है। ट्रांसफार्मर कितने टाइप के होते हैं, स्टेप अप, स्टेप डाउन, और इसके बाद यूजेज और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। तो फ्रेंड्स अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो फ्रेंड्स अब लोग डिस्कस करने वाले हैं कि रेडियो एक्टिविटी में हम लोग को कैसे फटाफट रिवाइज करना है। रेडियो एक्टिविटी कह लीजिए या तो फिर न्यूक्लियर फिजिक्स कह लीजिए, न्यूक्लियर फिजिक्स, बात देखिए, न्यूक्लियर फिजिक्स, या तो फिर आप कह लीजिए मॉडर्न फिजिक्स, बात देखिए। बच्चों कोई भी बुक हो, आप कोई बुक से पढ़िए, लेकिन आप थ्योरी ढंग से पढ़िएगा। मैं बार बार देखिए
बच्चों पे बोलता हूँ कि थ्योरी पे ज्यादा ध्यान दीजिए। अगर आप थ्योरी ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका एमसीक्यू भी कवर करेगा, आपका रीजनिंग भी कवर करेगा और न्यूमेरिकल्स भी करेगा। तो सबसे पहले आप इसमें स्ट्रक्चर ऑफ आइटम देख लेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ आइटम, और बच्चों अगर हम केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ आइटम पढ़े हैं तो बदल नहीं जाएगा, वो फिजिक्स में वही रहेगा। स्ट्रक्चर ऑफ आइटम टॉपिक कहीं भी है तो वही रहेगा। फिर आप इसमें पढ़ेंगे आइसोटॉप्स के बारे में। आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसोटोन्स, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद आप पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या है, ठीक है। उसके बाद देखिए, ड्यूरिंग द केस ऑफ रेडियो एक्टिविटी कुछ रेज जो है इमिट होती हैं, जैसे मान लीजिए अल्फा, बीटा और ये गामा। जब ये तीनों रेज अगर इमिट करती हैं तो फिर न्यूक्लियस की कंपोजिशन में क्या फर्क होता है, क्या चेंज आता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई न्यूक्लियस एक्स है, इसका मास नंबर ए है और एटॉमिक नंबर बी है। अगर इससे अल्फा इमिशन हो रहा है, ध्यान समझिएगा, ये न्यूमेरिकल भी काम करेगा, तो नया न्यूक्लियस बनेगा जिसका मास नंबर 4 कम हो जाएगा, एटॉमिक नंबर 2 घट जाएगा। इसे हम बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियस, इसे हम बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियस, पिता पुत्री। लेकिन अगर यहीं पे मान लीजिए इससे अगर बीटा इमिशन अगर हो रहा है तो मास नंबर वही रहेगा। मान लीजिए कि नया न्यूक्लियस पी बन गया, लेकिन एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाएगा। और गामा इमिशन के केस में कंपोजिशन में कोई फर्क नहीं होता है, एक्साइटेशन स्टेट में चेंज आ जाता है। फर्क केवल न्यूक्लियस के कंपोजिशन में होगा ड्यूरिंग द केस ऑफ अल्फा बीटा इमिशन। और उसके बाद बच्चों प्रॉपर्टीज पढ़नी है। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा, तीनों का प्रॉपर्टी। आप देखेंगे कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज भी होती हैं, और आपके बुक में एक टेबल दिया हुआ होगा जिसमें कि अल्फा बीटा गामा सबके बारे में बताया होगा, रेस्ट मास बताया होगा, फिर आपका स्पेसिफिक चार्ज बताया होगा, फिर आपका आयोनाइजेशन पावर दिखाया होगा, पेनिट्रेटिंग पावर दिखाया होगा, इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दिखाया होगा। फिर उसके बाद बच्चों इसमें एक टॉपिक और है जो ध्यान से पढ़िएगा, बैकग्राउंड रेडिएशन। बैकग्राउंड रेडिएशंस के बारे में, ठीक है। और इसके टाइप्स अच्छे से पढ़िएगा ध्यान से। हाँ, एक बात और बच्चों, इसमें एक टॉपिक आता है रेडियो आइसोटोप्स। रेडियो आइसोटोप्स और उसका यूजेज एकदम अच्छे से पढ़िएगा। तो फ्रेंड्स, ये था रिकैप्सुलेशन। लेकिन एक कहावत है ना, सुनो सबकी करो अपने मन की। जैसा आपका मन करे, अगर मन करता है कि नहीं हमें और पढ़ना है तो और पढ़ना है। जितना आप ज्यादा पढ़ेंगे उतना चीजें दिमाग में होंगी, लेकिन हाँ थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। फिजिक्स का पेपर अच्छे से देना है। पहले 15 मिनट ध्यान से यूज करना है, मतलब ध्यान से 15 मिनट को यूज करना है, मतलब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। 15 मिनट केवल पेपर देने पे ध्यान दीजिएगा। जो सबसे आपको क्वेश्चन अच्छे से आएगा उसको आप ट्राई करिएगा। जिसमें थोड़ा टाइम टेकिंग आपको लगेगा तो उसको थोड़ा बाद में अटेम्प्ट करिएगा, और एक सीक्वेंस में आंसर दीजिएगा, जिग जैग नहीं, अच्छे से। ये सब आप तभी कर पाएंगे जब आप पहले 15 मिनट आप अच्छे से यूटिलाइज किए रहेंगे क्वेश्चन को पढ़ने में और समझने में, और
प्रिपरेशन करने में कि हमें किस क्वेश्चन में क्या करना है, कुछ ओरल आपको मेंटल एक्टिविटी करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और एक आपके लिए और, पौन तने बल पौन समाना, काचुब साध रहे बलवाना, कौन से काज कठिन जग माही, जो नहीं तात तुम कर पाए। तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर दीजिएगा और पढ़िएगा, और कोशिश करना है कि हमें 80 में 80 मिले। कोई आपको रोक नहीं सकता है, बस एक ही कंडीशन है, आप कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और टाइम को मिसयूज नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।